हाँ बेटा देखो, तो क्लास 11th की नीट की फिजिक्स हम लोग कर रहे थे, ठीक है। और जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो टॉपिक क्या था? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ रहे थे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये सारी चीजें पढ़ ही चुके थे हम लोग, है ना। हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक। चलिए देखिए, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं सारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज 60 यूनिट। वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा? वर्टिकल। एंड द वेक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। और वेक्टर जो है 60 डिग्री बना रहा है किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक। इन दोनों बातों को पहले लिख लें। ये हो गई आपकी वाई एक्सिस और ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस वर्टिकल कंपोनेंट, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज 60। वेक्टर का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है बेटा, इधर जो आएगा, इधर समझिए, इधर जो ये है वेक्टर, जब आप रिजोल्यूशन करेंगे तो इधर जो आएगा वो 60 आएगा। एंड और वेक्टर इज मेकिंग, वेक्टर बना रहा है 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है 60 डिग्री। आगे, देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हुआ? ठीक, चलिए मान लेते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए। क्या है? ए। तो इधर आएगा वेक्टर, देखो जिस एक्सिस से एंगल बनाता है उधर कॉस जाता है, ए कॉस 60। इधर क्या आएगा? ए कॉस 60। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ए कॉस 60। वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन 60, ए साइन 60। और वर्टिकल कंपोनेंट दिया कितना हुआ है? 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 60। ए इज इक्वल टू 120/√3। बोलिए सही है? ये ए की वैल्यू यहां रख रहे हैं 120/√3। cos 60 की वैल्यू 1/2। ये हो गया 60/√3। बिना रेशनलाइजेशन किए पहले देख रहे हैं वैल्यू मिल रही है कि नहीं। वैल्यू कहीं नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है ना, तो रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 और √3 ये हो जाएगा 60√3, ये आ जाएगा 320√3। कितना आया? सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 20√3। आंसर बी इज करेक्ट। बोलिए, हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, आगे बढ़े। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें एक एरोप्लेन है। क्या है? एक एरोप्लेन है। और ये जो एरोप्लेन है ना बेटा, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट, याद करिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 45 डिग्री की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट। स्पीड है 141.4 मीटर पर सेकेंड। कह रहा नॉर्थवर्ड कंपोनेंट क्या होगा, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कितना होगा। चलिए पहले बना तो लीजिए। ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कितना है? 141 मीटर पर सेकेंड। बोलिए कितना है? 141 मीटर पर सेकेंड। और आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट जो होगा ये दोनों से कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री। कितना बनाएगा? क्या कह रहा है? नॉर्थवर्ड कंपोनेंट, यानी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो नॉर्थ में है। कहां पे है? नॉर्थ में। इधर ना, ये आपका दिया 141.14, इधर आएगा क्या आ जाएगा? cos 45। cos 45 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो 1/√2, और 1/√2 की वैल्यू अगर याद हो तो 1.41। 1.41, 2 डेसिमल प्लेस का फर्क है ना, 2 डेसिमल प्लेस का फर्क है कि नहीं है ना। तो इससे डिवाइड करेंगे, आएगा 100।
कितना आएगा 100। तो आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? नॉर्थवर्ड कहा था तो नॉर्थवर्ड निकाल लिए, ईस्ट डायरेक्शन में कहता तो ईस्ट डायरेक्शन में निकालते। वैल्यू दोनों में सेम आती, वैल्यू दोनों में क्या आती? सेम आती, क्योंकि 45 डिग्री जो वैल्यू इससे बनाएगा वही वैल्यू इससे बनाएगा। आगे देखिए, अब आ गए इस पे, एक कार है, क्या एक कार है, कार का जो वेट दिया वो दिया 100 kg, इज ऑन ए स्लोप, एक स्लोप पे जो कितना बना रहा बेटा 30 डिग्री का एंगल, वो भी किस से? हॉरिजॉन्टल से। इतना पहले समझ लें, ये एक स्लोप हो गया आपका, ये हो गया एक स्लोप, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, हो गया। अब कार वेट वेइंग 100 kg ऑन ए स्लोप, इज ऑन ए स्लोप, एक स्लोप पे है, एक स्लोप पे है, दैट जो, यानी जो स्लोप है ना, जो स्लोप मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। 30 डिग्री का एंगल किससे बना रहा है? हॉरिजॉन्टल से, इस हॉरिजॉन्टल से, इस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? कार कहां पे है? इसके ऊपर रखी है, ये आपकी कार रखी है, और कार कितने वेट की है? 100 kg, तो 100 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 1000 न्यूटन हो जाएगा कि नहीं? mg की बात मैं बता रहा हूं, ये mg हो गया, क्या हो गया? ये हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, द कंपोनेंट ऑफ कार वेट्स पैरेलल टू स्लोप, स्लोप के पैरेलल कौन सा कंपोनेंट होगा? रेजोल्यूशन पढ़े थे ना इंक्लाइन प्लेन वाला, देखिए कैसे करेंगे। आप कहेंगे कि ये हो गया स्लोप के परपेंडिकुलर और ये हो गया स्लोप के पैरेलल। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये अगर यहां 30 डिग्री है तो यहां भी क्या होगा 30 डिग्री, यानी इधर आएगा, इधर mg cos 30 और इधर आएगा mg sin 30। mg है आपका 100 और sin 30 की वैल्यू 2, 1/2, 2 से 1000 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 500 न्यूटन, कितना आएगा? तो पैरेलल में कौन सा कंपोनेंट आएगा 500 न्यूटन। जब आप 500 न्यूटन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? करेक्ट होगा। हो गया? कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए 46 पे, कह रहा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर 20 एंड 30 यूनिट रिस्पेक्टिवली। कौन सा? लेकिन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट आर 20 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। आसान बात है, कोई बात नहीं। देखिए ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, सॉरी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो वर्टिकल हुआ 30, वर्टिकल हुआ 30, हॉरिजॉन्टल हुआ 20, यानी समझिए ये आपका हो गया वेक्टर। क्यों? इधर रिजॉल्व किए हॉरिजॉन्टल और इधर रिजॉल्व किए 30। ये ऊपर क्यों बनाया? क्योंकि जब 30 है तो बड़ा थोड़ा सा बना लेना चाहिए और 20 है तो क्या बना लेना चाहिए? छोटा बना लेना चाहिए, कॉमन सेंस है ये। अब ये हो गया, ये वेक्टर आपका मिल गया। क्या पूछा है? कह रहा एंगल मेड बाय वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल। बताइए ये जो वेक्टर है, वेक्टर ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है? थीटा की वैल्यू निकालते हैं। ये 30 है तो ये भी 30, tan थीटा इज इक्वल टू 30/20, 0 से 0 कट गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2। बताइए कोई दिक्कत इसमें? tan इनवर्स 3/2 है ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें? बताइए, आगे बढ़ते हैं, तब दम नहीं है। आगे इस पे देखिए, गर्मी हो रही है। देखिए द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स P एंड P along ईस्ट एंड नॉर्थ, along ईस्ट एंड, अरे यार ये हम लोग बच्चे थोड़ी नहीं। देखिए
ईस्ट में, नॉर्थ में, दोनों में P और P है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? P√2, बात खत्म। जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं और इक्वल होते हैं तो ये रिजल्टेंट ऐसे निकाला जाता है, ये कि नहीं। और अगर आप ऐसे IJK करके निकालना चाहते हैं, IJK, तो आप कहेंगे वर्टिकल वाला PI, हॉरिजॉन्टल वाला, और हॉरिजॉन्टल वाला PI, वर्टिकल वाला PJ, तो हो जाएगा P का स्क्वायर और P का स्क्वायर, 2P का स्क्वायर, P बाहर आ गया, √2 अंदर, ये ऐसे भी है ना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, दोनों P है तो P√2 हो जाएगा 90 डिग्री पे, ठीक। अगर यही P और P 60 डिग्री पे होता तो कितना हो जाता? P√3, P√3। आगे बढ़े, अब आ गए 48 और 59 पे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज, एक वेक्टर का कंपोनेंट, एक वेक्टर का कंपोनेंट क्या कह रहा है? ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, हमेशा इसके मैग्नीट्यूड से छोटा होगा। कह रहा हमेशा छोटा होगा, कभी बड़ा। ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, हमेशा बड़ा होगा। कभी कभी क्या होता है ना, समझिए, जब आपको ऑप्शन ऐसे एकदम एक्सट्रीम वाले दिए हों, एक्सट्रीम वाले, तो मैक्सिमम यही होता है कि एक्सट्रीम वाला जो आंसर है वो क्या होता है? गलत होता है। ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, इसको तो हम लोग छुए ना, क्यों नहीं छुएंगे? अरे भाई अभी 1000 था, 500 आ रहा था कि नहीं? बताइए, आ रहा था ना? सुनिए बात समझिए, 1000 था तो 500 आ रहा था। हजार न्यूटन का 500 आया था ना, तो छोटा हो सकता है कि नहीं? छोटा नहीं हो सकता? क्या लिख रहे हैं? ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, ये बात गलत है कि नहीं? कह रहा है ऑलवेज इक्वल, तो जब छोटा हो जा रहा है तो हमेशा इक्वल कहां से होगा बताइए? और ये क्या कह रहे हैं? ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। जो एक वेक्टर का कंपोनेंट होता है, एक वेक्टर का कंपोनेंट, वो उससे ग्रेटर भी हो सकता है, उससे स्मॉलर भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है। आप कहेंगे इक्वल कहां कर दिए महाराज? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। हम क्या हुआ था आपको याद नहीं है? जब एक बार ये F होता था और ये F होता था और बीच में 120 डिग्री होता था तो F आ जाता था। खाली यही एक याद कीजिए, सुनिए तो, खाली यही एक याद किए रहिए कि F और F है तो F आ जा रहा है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके कंपोनेंट के बराबर हो गया कि नहीं? हो गया। ये कह रहा नहीं हमेशा ज्यादा होगा, तो आप कहोगे फिर ये क्या है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कर लेंगे कि नहीं? तो ये वाला क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन। आगे, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है उसका वेट m है। कितना है? m। कोई बात नहीं, अगर इस बॉडी का मास m है तो इसका वेट होगा mg। वेट कितना होगा? ध्यान से समझिए, ये हुआ mg, ये हुआ mg। मान लो अगर तुमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकालना हो तो हॉरिजॉन्टल तो यही हुआ ना, इससे कितना एंगल बनाएगा बताइए? 90 डिग्री, यही ना? तुम कहोगे कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर इससे कितना बना रहा है? 90। कितना बना रहा है? देखो 90, mg cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, 0। जो वेक्टर हॉरिजॉन्टल में ही है, जो वेक्टर हॉरिजॉन्टल में ही है, उसका वर्टिकल में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, या कहिए 0 होगा। या जो वेक्टर वर्टिकल में है उसका हॉरिजॉन्टल में नहीं होगा, और जो हॉरिजॉन्टल में उसका वर्टिकल में नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अगर इसको वैसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे mg माइनस जे
प्लस 0i लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे ना? कोई दिक्कत इसमें? ऑप्शन कौन सा सही होगा जी? ये 0 वाला। आगे बढ़े, आ जाइए। ए बॉडी ऑफ मास m इज पुल्ड विद अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। एक बॉडी पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया, हॉरिजॉन्टल, सो दैट इट मूव विद एक्सेलरेशन, ताकि एक्सेलरेट करे। ठीक है, चलो एक्सेलरेट भी करेगा क्योंकि ये बराबर क्या होता है? ma। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पुलिंग फोर्स, तो जो फोर्स लगाया गया उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? फोर्स तो तुमने हॉरिजॉन्टल में लगाया है ना, तो वर्टिकल में 0 होगा। वर्टिकल में क्या होगा? 0। हॉरिजॉन्टल वाले वेक्टर का वर्टिकल में कंपोनेंट 0 और वर्टिकल वाले का हॉरिजॉन्टल में 0। आगे बढ़े, 51। 3 फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस। एक है आपका AI, JK और इतना है, और F3 इतना है। कह रहा एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी, ऑन ए पार्टिकल, इफ द पार्टिकल इज एन इक्विलिब्रियम। कह रहा है ये तीनों फोर्स एक बॉडी पे लग रहे हैं, अगर वो पार्टिकल पे लग रहा है, अगर वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम का मतलब पार्टिकल पे नेट फोर्स 0, नेट फोर्स यानी सबका सम 0 आ रहा है। सबका सम 0 आने का मतलब I भी 0, J भी 0, K भी 0, सब 0, 0i 0j 0k सब 0। द वैल्यू ऑफ A इज, तो A की वैल्यू क्या होगी? सब 0 होगा ना, तो खाली 1 2 से कंपेयर कर लो, वैल्यू आ जाएगी। है देखो, ये कह रहा है AI, क्या कह रहा है? AI। ये क्या कह रहा है? 2i, क्या कह रहा है? 2i। ये क्या कह रहा है? 8i। तुमको कितना चाहिए? 0i, 0i चाहिए ना। 8 और 2 10i, AI। अब बताओ, यहाँ 10i है और यहाँ A है, तुम चाहते हो 0i आए, तो ये -10 होना पड़ेगा कि नहीं? A की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -10। इसको बहुत लंबा भी सब लोग सॉल्व करते हैं, वो जरूरी नहीं है, ऐसे कर लेंगे आंसर आ जाएगा, बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है। बस A वाला कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि A वाला भी 0 होगा, I वाला भी, J वाला भी और K वाला भी। A की वैल्यू आ जाएगी -10। आगे बढ़े, चलिए देखिए, एक रूम है रूम, और इस रूम का जो डायमेंशन है वैसे दिया है 3m 4m 5m, 3 डायमेंशनल है। आप चूंकि 10th पढ़ के आए हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यूबाइड के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? क्यूबाइड के। जिसमें से ये हो जाएगी Z एक्सिस, ये हो जाएगी X एक्सिस, और ये हो जाएगी Y एक्सिस। हो गया। कह रहा लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब दी है, 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5 दिया है ना? दिया है कि नहीं? तो मान लेते हैं कि ये वाली 3 है यहां तक। अलोंग द एक्स एक्सिस क्या हो गया? 3। अलोंग द वाई एक्सिस क्या हो गया? वाई एक्सिस कितना हो गया? 4। अलोंग द जेड एक्सिस 5। तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि जो वेक्टर है वो है 3i 4j और 5k। 3i 4j और 5k। क्या कह रहा? अब फ्लाइंग स्टार्ट वन एंड्स ऑफ कॉर्नर अपोजिट कॉर्नर। एक जो फ्लाई है वो एक कॉर्नर से स्टार्ट कर रही है और उड़ के जा रही है दूसरे कॉर्नर पे, अपोजिट वाले पे। जैसे देखिए, यहां से अगर स्टार्ट की तो वहां जा रही है, वहां से अगर स्टार्ट की तो फिर वहां जा रही है, डायगोनल बनेगा ना, है ना? जैसे रेक्टेंगल का डायगोनल रिजल्टेंट होता है, स्क्वायर का डायगोनल रिजल्टेंट होता है, वैसे क्यूबॉइड का भी डायगोनल क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। ठीक है? तो ये जो वेक्टर होगा ना आपका,
ये आपका रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट ये आपको मिल गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25 25, 50 हो जाएगा 5√2, 5√2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हो गया? आगे देखिए, आगे 53 पे कह रहा ए और बी पैरेलल वेक्टर है, तो वैल्यू बताइए ए की। क्या बताइए? ए की वैल्यू बताइए। एक प्यारा सा टॉपिक देखिए जो आप पढ़ चुके हैं, उसी से हम लोग समझते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर। पहले हमने आपसे कहा था कि अगर कोई वेक्टर ए है और आपने अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको एक वेक्टर मिलेगा, और ये जो वेक्टर होगा ये पैरेलल होगा ए वेक्टर के, यानी ए की डायरेक्शन में होगा। और अगर आपने इसको -3a से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये वेक्टर मिलेगा, ये इसके जस्ट अपोजिट में होगा, एंटी पैरेलल, है ना। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल का रूल क्या है? पैरेलल और एंटी पैरेलल का रूल ये है कि अगर कोई एक वेक्टर, अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, कोई वेक्टर ए और क्या है? बी है, और ये आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल होने का मतलब इनमें बस मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, यानी पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स है, या दूसरा वेक्टर पहले वेक्टर का लैम्डा टाइम्स है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है। तो जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव से तो पैरेलल मिलेगा, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंटी पैरेलल मिलेगा। लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो पैरेलल, लैम्डा अगर नेगेटिव है तो एंटी पैरेलल। बस देख लीजिए किससे मल्टीप्लाई किया गया है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। 2 से हम कंपेयर नहीं कर सकते, बोलिए क्या मैं गलत कह रहा हूं? लेकिन इससे कर सकते हैं। यहां है 1 और यहां है -2, इसका मतलब -2 से मल्टीप्लाई किया गया है। किससे मल्टीप्लाई किया गया है? -2 से। ध्यान से देखिए अब इसके बाद यहां है 3j, यहां है -6, 3 है और -6, इसका मतलब मल्टीप्लाई किया गया -2 से। किससे मल्टीप्लाई किया गया? -2 से। यहाँ 2 है, यहाँ a है, इसका मतलब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 4। सब में -2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो कितना आएगा? -4। ये जो तुम लोग कर रही हो ना, इसको बंद कर दो, जो भी है, ठीक है। a की वैल्यू 2i है, a की वैल्यू कितना है? 2i, b की वैल्यू है 3j, c की वैल्यू है 1k। ये a की वैल्यू है, एक वेक्टर। दूसरा वेक्टर जो है तुम्हारा वो है ai 6j -2k। पैरेलल तो है, पैरेलल इसका मतलब कोई नंबर मल्टीप्लाई किया गया होगा, सीधी सी बात है। कौन मल्टीप्लाई किया गया यही खोज लीजिए। यहाँ 1 था, ये -2 बन गया, -2 से मल्टीप्लाई किए बिना थोड़ी ना बनेगा, कि बन जाएगा? नहीं बनेगा। 3 था, -6 बना ना, क्यों बना? क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई किया गया। 2 था, 2 है, तो a बन गया। सब में जब -2 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी किससे मल्टीप्लाई होगा? -2 से। सेम लैम्डा से मल्टीप्लाई होता है, तो सेम लैम्डा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4। 2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? -4। आमतौर पे जो सब लोग सॉल्व करते हैं वो ऐसे सॉल्व करते हैं, आमतौर पे ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए, कहते हैं इसका x कंपोनेंट है 2, इसका है a, तो 2/a, 2/a इज इक्वल टू, इसका है 3, इसका है -6, तो 3/-6, इसका है 1, तो इसका है 2, तो 1/-2। ये देखिए 1/-2 ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, a इज इक्वल टू -4। ऐसे सब लोग करते हैं, जरूरी नहीं आप भी ऐसा करें। आप तुरंत मिला लीजिए कि k वाला 1 है तो k वाला -2 हो गया, इसका मतलब -2 से ही क्या किया गया? मल्टीप्लाई किया गया, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप, ठीक है। बात समझ में आ रही है?
आगे देखिए, और ये जो कहीं ये जो रूल है ना, ये जो रूल है कहीं पहाड़ पर से नहीं आता है। देखिए देखिए कहां से आता है। एक वेक्टर ए था, एक वेक्टर लैम्डा बी था, ये मान लिया x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2, यहां लैम्डा मल्टीप्लाई है। जब सुनिए, जब वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हैं, ये आई है, ये जे है, ये के है, आई जे ये के है, जब वेक्टर आपस में इक्वल है ना, वेक्टर इक्वल तभी हो सकता है जब x वाला x वाले के बराबर हो, x वाला x वाले के बराबर हो। इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2 लैम्डा, x2 लैम्डा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा x1 अपॉन x2। सिमिलरली y1 बराबर लैम्डा y2, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा y1 अपॉन y2, यही तो है y1 अपॉन y2। z1 इज इक्वल टू लैम्डा z2, तो z1 अपॉन z2। बताइए तो, कहीं आसमान से नहीं आया रूल, है ना। सीधा सा याद रखे रहिए कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल हैं तो किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा, वही नंबर बस खोजना है, ठीक है। आगे देखिए, अब आ जाते हैं यहां, कह रहा है कि a इज इक्वल टू है 3i प्लस जे प्लस के, 3i प्लस जे प्लस के, और b है आपका i माइनस 2j प्लस 3k। ये है आप, a है और b है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर की तलाश है जो पैरेलल होगा किसके, a माइनस बी के। किसके पैरेलल होगा? तो आपको a माइनस बी निकालना पड़ेगा कि नहीं। जब हम किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर पैरेलल ही होता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं रहती है। सोचने वाली बात क्या है कि पैरेलल रहेगा लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। अगर आपको मैग्नीट्यूड 10 चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई करिए। अगर आपको पैरेलल नहीं चाहिए, एंटी पैरेलल चाहिए, तो -10 से मल्टीप्लाई करिए। मिलता पैरेलल ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, a माइनस बी निकालेंगे, कहेंगे a माइनस बी हमको चाहिए। कैसे मिलेगा देखिए, माइनस बी, सबकी साइन बदल जाएगी। जब a माइनस बी करेंगे सबकी साइन चेंज हो जाएगी नहीं। बताइए, 3 में से 1 गया 2, ये प्लस 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3j। कितना हो जाएगा, 3j। 3 देखिए यहाँ माइनस है, ये प्लस, -2 के कितना हो जाएगा, हो गया। वेक्टर मिला लीजिए, कहाँ है सेम, यहाँ है कि नहीं है। भाई देखिए यहाँ भी है, ये देखिए यहाँ भी है। इसे नहीं पता कर सकते भाई, वेक्टर देख के नहीं पता कर सकते ऑप्शन कौन सा सही है, पूरा आपको करना ही पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर में क्या लिखते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, 13 4 17, 17 बस यहाँ पे, यहाँ भी है लेकिन यहाँ 17 है, और 17 नहीं चाहिए, √17 चाहिए। क्या चाहिए, √17 चाहिए। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको हमने कराया था ना यूनिट वेक्टर वाला, ऐसे आता है कंपटीशन में, ठीक है। आगे चलिए देखिए, कह रहा है एक वेक्टर है a और वेक्टर है आपका 3i माइनस 4j। फिर एक वेक्टर है b और b है आपका -i माइनस 4j। कह रहा है a प्लस बी की डायरेक्शन बताइए। तो किसकी, a प्लस बी की डायरेक्शन, है ना। कहेंगे ठीक है बताते हैं, पहले a प्लस बी निकाल लेंगे। 3 में से 1 गया 2 कह देंगे, और 4 में से 4 गया, 4 में से 4 गया 0। क्या डायरेक्शन बताएंगे जी, ये तो x एक्सिस कहलाऊंगा भाई।
गलत कह रहे हैं। अब इसमें भी क्या छुपाना, क्या छुपा है, कहाँ रहेगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कहाँ रहेगा, पॉजिटिव एक्स। 3 और कितना है, 3 और -1, तो 3 और -1 है, ऐड करना है ना, तो 3 - 1 बराबर 2 हो गया। और ये अरे यार ये -8 होगा भाई, ये कितना होगा -8, कितना होगा -8, -4 कितना होगा -8, तो 2 और 8 हुआ, 2 और 8 हुआ। अब ध्यान से देखिए 2 और 8, इसको मिटा दें, पता चल गया ना 2 और 8 होगा। ये आपका आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखिए इसकी डायरेक्शन बताती हैं, डायरेक्शन बताते हैं, ध्यान से देखिए, ऐसे ही कर लीजिए। 2 है तो इधर ही होगा, 2 है तो एक्स एक्सिस पे होगा, और -8 है तो वाई एक्सिस पे होगा। ये वेक्टर होगा कि नहीं, ये वेक्टर होगा कि नहीं, होगा ना। अब ध्यान से देखिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से डायरेक्शन बतानी है, यानी यहां से आप बताइए यहां से क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, पहले तो ये बता दीजिए। ऐसे चल रहा है तो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, ऐसे ही घड़ी चलती है। इतना तो समझ में आ गया कि भाई क्लॉकवाइज ही आंसर सही है, एंटी वाला गलत है। 2 ऑप्शन खत्म। अब कितना है, ये हुआ थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये 8 और ये 2, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स -4, सॉरी हाँ, ठीक है, tan इनवर्स -4, तो ये होगा tan इनवर्स 4, सॉरी ये, ठीक। ऑप्शन अब कौन सा सही होगा, एक का है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक का है नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये जो रिलेशन आपको कहां से मिला है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अरे भाई समझिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस तो इधर है भाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर है, वेक्टर आपका इधर है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो tan थीटा मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 8, और इसका कितना हो जाएगा, कर लेंगे कि नहीं, आगे बढ़े, चलिए। अब आ गए यहां 57, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। मैं एक बार आपको रिवाइज कर दूं डायरेक्शन कोसाइंस। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये आपका वेक्टर, ये क्या है वेक्टर। अगर ये एक्स एक्सिस से अल्फा बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा बनाता है, और जेड एक्सिस से गामा बनाता है, गामा, ठीक है ना, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बताए थे, वेक्टर का कंपोनेंट अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक्स कंपोनेंट अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। कॉस बीटा क्या होगा, ये वाई वाला है, तो वाई कंपोनेंट अपॉन वाई का मैग्नीट्यूड। कॉस गामा क्या होगा, बोलिए, जेड कंपोनेंट अपॉन जेड का मैग्नीट्यूड, यही है ना, बताइए। और ये बना कहां से था, कहां से बना था, ऐसे बना था, देखिए मान लीजिए जो वेक्टर है ए, एक्स एक्सिस से बना रहा है अल्फा, कितना बना रहा है अल्फा, तो यहां क्या आएगा ए कॉस अल्फा, क्या आएगा ए कॉस अल्फा, कौन सा कंपोनेंट, एक्स वाला। तो देखिए ए को इधर नीचे लेते आएंगे, तो कॉस अल्फा बराबर ए एक्स कंपोनेंट अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये पढ़े थे हम लोग अच्छे से। अब जो काम की बात है यहां समझते हैं। कॉस अल्फा बराबर दिया 4/5√2 दिया है, कॉस अल्फा ये होता है, सही मान के नहीं चलेंगे कि ये सही दिया है। सही कब होगा बताइए, सही तब होगा जब डिनोमिनेटर सबका क्या हो,
सेम हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड रहेगा ना। कॉस बीटा 1/√2, हमें आज़ादी है, सबको आज़ादी है। देखिए क्या गलत किए हैं हम, कुछ नहीं किए हैं। सेम नंबर से नीचे ऊपर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? आप बताइए, ये कितना दिया है? डिनोमिनेटर सेम हो गया, आंसर वेक्टर का x कंपोनेंट, वेक्टर का y कंपोनेंट, वेक्टर का j कंपोनेंट, यानी वेक्टर का x कंपोनेंट 4, दूसरा 5, ये देखिए 5, तीसरा 3, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया ना। इसी का डिनोमिनेटर गड़बड़ हो रहा था तो 5 से नीचे पर मल्टीप्लाई कर दिए। ये याद होना चाहिए कि कॉस बीटा मतलब y का कंपोनेंट अपॉन, एक और क्या पढ़े थे बताइए? पढ़े थे कि जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उसका स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। स्क्वायर का सम कितना होता है? 1 होता है। ये कंपटीशन में आता है क्वेश्चन, और आया भी है पहले बहुत बार। अरे वही आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़े ना। क्यों? 2i 3j 4k इसका कंपोनेंट yz प्लेन में चाहिए, yz प्लेन में और zx प्लेन में। ये एक वेक्टर है, वेक्टर क्या है? 2i माइनस 3j प्लस 4k। इसका तुम्हें कंपोनेंट चाहिए, लेकिन किसमें? yz में। जब तुम्हें yz में चाहिए ना तो yz, देखो जो yz वाला प्लेन है, yz वाला प्लेन, yz वाले प्लेन में केवल y रहेगा और z रहेगा, और नहीं कोई रहेगा। केवल y रहेगा और z। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 कितना आया? 5, एक आ गया 5। अरे जाने दो यार, अब आगे क्या करना, बस आ गया 5। पहला कौन सा कंपोनेंट का? yz ना, तो पहला आंसर कौन सा होगा? yz वाला। 5 आ गया, क्या जरूरत है आगे करने की? जानकारी के लिए कर लीजिए, लेकिन कंपटीशन जब देने जाएंगे तो करने की जरूरत नहीं है। पहले से पता चल गया ऑप्शन सही है, सही, बात खत्म। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद कहा था zx प्लेन का, zx, तो x ये है, z ये है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4, 2√5, 2√5। कॉपी पे आप कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। P इज इक्वल टू इतना, तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखो वेक्टर है तुम्हारा i प्लस 2j प्लस 6k, है ना, तो क्या होगा? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये 1 है, ये 2 है, ये 6 है। 6 का होगा 36, 36 4 40, 40 1 45, 45 को 3√5 लिख सकते हैं। 36 4 40, 1 है ना, 41, क्या हो जाएगा? 41, तो √41, √41, √41, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें √41। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कोई दिक्कत? बोलिए। ये इतने सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके ना। देखो बेटा, हकीकत यही है, पढ़ाने में आपको आसान है इससे, और जिंदगी भर आसान रहेगा हमारे लिए। एक बार बनाने में मेहनत लगती है। यही चीज, सेम चीज अगर हम क्वेश्चन बोल के पढ़ाते ना, तो जितने टाइम हम लोग 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, समझिए, उतने टाइम में आप एक टू नोट करते। पहला ऑप्शन 1/41 लिखो, 2/41 लिखो, 6/41 हो ही नहीं पाता। क्लास में पढ़ा के 45 मिनट 40 मिनट बिना इन सब की हेल्प के कोई भी सोचे कि अगर पूरा पढ़ा ले जाए तो नहीं पढ़ा पाएगा। उसका एक ही तरीका, टाइम बढ़ा दे, 1.5 घंटा कर दे, 2 घंटा कर दे, अगर क्वेश्चन लिखवा के पढ़ा रहा है तो।
है ना। बहुत टाइम लगता है ना लिखवाने में, कम टाइम थोड़ी ना लगता। हम बोलेंगे तब आप लिखेंगे ना। ठीक है, बस आज के लिए इतना बहुत।